पिछले भाग में आपने देखा कि साल बीतने के बाद भी कम्मो मां नहीं बन पा रही थी, जिसके कारण विष्णु अब कम्मो से दूर दूर रहने लगा था। अम्मा गहना को स्कूल भेजने के लिए मना कर देती है, जिसके कारण कम्मो पहली बार अम्मा को पलट कर जवाब देती है। गुस्से में विष्णु कम्मो पर हाथ उठाने की कोशिश करता है, जिससे घर का माहौल बहुत खराब हो जाता है। पड़ोस में 13 साल की बच्ची का बाल विवाह होते देख कम्मो गांव की औरतों को अपनी बेटियों को आगे पढ़ाने और बाल विवाह न करने के लिए समझाती है, जिसके कारण सब उसके दुश्मन बन बैठते हैं। कम्मो से बेटा न मिल पाने के कारण अम्मा विष्णु से दूसरी शादी करने के लिए कहती है, जिसके लिए विष्णु इनकार कर देता है। पति पत्नी के बीच में बढ़ते मनमुटाव के बीच कम्मो अपने भाई की शादी में मायके चली जाती है। अब आगे। माँ, आप जब से यहाँ आई हो कितना खुश रहती हो। जो भी काम करती हो सबकी प्रशंसाएं मिलती है। मुझे तो पता ही ना था मेरी माँ में इतने गुण है। मैंने तो बचपन से दादी साहब को बस आप पर गुस्सा करते और कमियां निकालते देखा है। हर बात में अपमान मिलता है आपको वहाँ। माँ, दादी साहब की किसी भी काम की तारीफ क्यों नहीं करती? हमारे यहाँ बिन्नड़ियों की तारीफ करने का रिवाज कौन है। उन्हें तो उलाहने दे देकर मजबूत बनाया जाता है। चाहे कितने ही गुण हो, यही सुनने को मिलता है, बेलक्षणी है, कोई काम करना ना आता। माँ ने कुछ ना सिखाया। सासरे में सुनी बातों को जी से न लगाते लाड़ो। यूं समझ ले ये भी एक रिवाज है। बिन्नड़ियों से लाड़ को नहीं करा जाता। गहना ने माँ को कसकर गले लगा लिया। आप कितनी अच्छी हो माँ। मन ना जाना दूसरे घर, मैं तो अपनी माँ के साथ ही रहूंगी। 2 दिन बाद घर में ब्याह था। तैयारियां अपने चरम पर थी। घर में हर कोई नई बिन्नड़ी आने की खुशी में खिला जा रहा था, लेकिन कम्मो का मन विष्णु पर अटका हुआ था। ब्याह का दिन भी आ गया था। हर तरफ रौनक लगी थी, लेकिन कम्मो का मन बूझने लगा था। विष्णु के आने की आस लगभग खत्म सी हो गई थी। ब्याह में मन भी न लग रहा था। वो उदास होकर अपने घर के पिछवाड़े जाकर बैठ गई। कुछ ही देर में शोर शराबा सा सुनाई पड़ने लगा। कम्मो दरवाजे तक आई तो सामने विष्णु शराब के नशे में धुत होकर खड़ा था। हाय, ब्याह के शुभ अवसर में ऐसे शराब पीकर शामिल होना, ये तो मेरा विष्णु नहीं हो सकता। एक ही पल में सारी इज्जत तार तार हो गई थी, लेकिन असल तमाशा तो अभी बाकी था। विष्णु आज कुछ और ही मंशा से आया था। कम्मो के भाई और बापू विष्णु को शांत करने की कोशिश में लगे थे और विष्णु सबके साथ धक्का मुक्की कर रहा था। कहाँ है आपकी संस्कारी बेटी? बुलाओ उसे। आज मैं उससे सारी बात साफ करने आया हूँ। यो के तमाशा लगा रखा है आपने। आपके आगे हाथ जोड़ के विनती करी थी मैंने कि मायके में मेरी लाज रखने को आ जाना। क्या मेरी इज्जत उतारने को आए हो यहाँ? क्या बोली तू? इज्जत? किसकी इज्जत? किसकी इज्जत रखूं यो बता पहले। अरे मेरी इज्जत उछाल के मारे को इज्जत का पाठ पढ़ावे तू। मैं हाथ जोड़ू आपके, अंदर चलो। सारा गांव इकट्ठा हो रखा है। भाई की शादी में तमाशा कौन ही करो। अपने घर चल के जो कहना सुनना हो कर लेना, लेकिन यहाँ नहीं। मेरे बापू की इज्जत ना उछालो, मैं विनती करूँ आपसे। मुझे ना तो तेरी इज्जत से कोई मतलब है, ना तेरे बापू की। अरे तेरे बाप को भी पता चले तूने गुल के खिलाए हैं। क्यों क्यों बोल रहे हो जी? क्या अपराध हो गया मुझसे जो यूं सारी दुनिया के आगे मेरा अपमान कर रहे हो? गांव के लोग मुंह पर हाथ रखकर बातें कर रहे थे और ये सब कम्मो के बर्दाश्त से बाहर हो रहा था। आप होश में ना हो, अंदर चलो, आराम कर लो, कल सवेरे बात करेंगे। बात तो मैं आज ही करूंगा और सबके सामने करूंगा। कौन रोकेगा मुझे? अपनी बेटी का तो लिहाज करो। जवान छोरी खड़ी देख रही है, आपने शर्म ना आ रही? बेटी? किसकी बेटी? ये बात ही तो बताने आया हूँ तेरे बाप ने कि जिस छोरी ने सब आंखों पे बिठाए घूम रहे हो ना, वो मेरी छोरी है ही ना। पता नहीं किसका पाप लाकर मेरे माथे मर दिया इस कुलक्षणी ने। जवाई साहब, इतना बड़ा इल्जाम बापू ना सह सके और गुस्से में हाथ उठाकर विष्णु तक ले आए। इतनी भी जल्दी क्या है बापू साहब? मैं हवा में बातें ना कर रहा और ना ये समझने की भूल करना कि मैंने पी रखी है। मेरे पास पक्का सबूत है। एक पल के लिए कम्मो की आंखों के आगे अंधकार सा छा गया। इतना बड़ा इल्जाम? कम्मो को लग रहा था जैसे भरे बाजार किसी ने सीने पर से आंचल खींच लिया हो। इतना अपमान, इतना छोटापन कभी महसूस ना हुआ था कम्मो को अपने जीवन में। कम्मो अपमानित सी विष्णु के सामने खड़ी थी। विष्णु की आंखों में तैरता नफरत का समंदर अब उसके लिए असहनीय हो रहा था। ये लो,
थारी कम्मो की करतूत का सबूत। ये कहकर विष्णु ने अपनी जेब से निकालकर कुछ कागज कम्मो के मुंह पर दे मारे। क्या है ये? मैं यूं पूछूं, ऐसा क्या लिखा है इन कागजों में जो मेरे चरित्र पर उंगली उठा रहे हैं? हमारे इतने साल के ब्याह का मजाक बनाकर रख दिया आपने। क्या है इन कागजों में जिसने इतने बरस के प्रेम और सम्मान को उधेड़ कर रख दिया आपने? मुझसे क्या पूछा है? अपने भाई से पढ़वा ले, वो तो 2-4 क्लास पढ़ा है, या उसने भी तेरे बाप ने अंगूठा छाप छोड़ रखा है? कम्मो का भाई नीचे गिरे कागज उठाकर पढ़ने लगता है। अब क्या हो गया? बताना अपनी बाईसा ने क्या कहवा है, यो रिपोर्ट क्या लिखा है इसमें? वो दीदी से वो क्या हुआ, जुबान को लकवा मार गया क्या? अरे यो क्या बोलेगा, मैं बताऊं तुझे, मैं बाप को नहीं बन सकता। हाँ, कान खोल के सुन लो सब, मैं बाप को नहीं बन सकूं, और जब मैं बाप ही ना बन सकूं तो यह छोरी किसकी है, मना यह जानना है। इतना सुनते ही गांव के जमा सारे आदमी और औरत खुसुर पुसुर करने लगे। इब क्या जुबान ने लकवा मार गया सबके? बोलो बापू सा, इब ना उठाओगे मारे पे हाथ। और तू सती सावित्री, तुझे क्या लगा था मैंने कभी पता को नहीं लगेगा कि तूने क्या गुल खिलाया है? ये क्या बकवास है? मुझे कुछ ना पता आपसे किसने क्या कहा है और इस कागज में क्या लिखा है, कैसे लिखा है। मैंने बस इतना पता है जी कि आपकी सिवा आज तक किसी ने मारी उंगली में ना छुई है। जो मैं झूठ बोलूं तो राम जी करे मैं यही भस्म हो जाऊं। अरे राम जी इसमें क्या करेगा, जो करूंगा मैं करूंगा। बेवकूफ तो तूने इतने साल मैंने बनाया है, मारे घर को गंदा किया, मारा नाम इस छोरी ने दिया, मारी मासा का भरोसा तोड़ा। इससे अच्छा तू मर जाती, वादिना अपनी गंदगी ने पेट में रखकर। अपने कुकर्मों की सजा तो मिलती तुझे। अब समझ में आया तेरी वो दुर्दशा क्यों हुई छोरी जनते समय। पाप का परिणाम यही भोगना पड़े। अब तेरा और मेरा कोई रिश्ता नहीं, थोड़ी सी भी शर्म बची हो तो जाकर किसी नदी नाले में कूद मरियो, लेकिन मारे दरवाजे पर ना आइयो। बहुत बोली आपने और बहुत सम्मान कर लिया मैंने। अब जो आपने मुझे या मेरी छोरी को एक भी शब्द कहा तो मारे से बुरा कोई ना होगा। अरे आपके रिश्ता तोड़ोगे, मैं तोड़ती हूँ आज से सारे बंधन, सारे रिश्ते। घूंघट हटाते हुए कम्मो ने कहा। कम्मो ने अपने हाथों की चूड़ियां और चुनर उतारकर विष्णु के मुंह पर मारते हुए कहा, ले जाओ इसने भी, आपके काम आवेंगी, मेरे किसी काम की कोनी। अरे आपके रिश्ता तोड़ोगे मारे से, मैं खुद आपसे अपने सारे रिश्ते तोड़ती हूँ। सारी जिंदगी चाकरी करी आपकी और आपकी माँ की, आपकी मासा की 1000 गलत बातें सुनी, यही सोचती रही। मेरा बिंद तो मुझे समझे है, मैंने क्या पता था सारी जिंदगी की साधनाइयों मिट्टी में मिला दोगे आप। जी औरत होने का यही मतलब है कि सरेआम अपनी इज्जत नीलाम करने पड़े, तो मैंने ना बनना किसी की औरत। मैं बिना आदमी के ही खुश हूं। आप आदमियों का क्या है, आप तो लांछन लगा के चल दोगे। सारी जिंदगी थारे दाग धोती फिरूंगी मैं। मेरे कुछ भी कहने से कुछ फर्क नहीं पड़ता, मैंने कुछ करा ना करा। आदमी ने दाग मर दिया और औरत उसे ढोती फिरे बस। और हाँ, ठीक बोला आपने, ना है ये छोरी आपकी जैसे आदमी की कोई औलाद हो भी ना सके। मन ने पैदा किया है उसे, वो मारी औलाद है, सिर्फ मारी। सही पहचाना आपने अपने आप को। अपने घर की इज्जत न, अपनी बिंदनी नहीं सरेआम तमाशा बनाना। अपने घर की बहू की इज्जत नीलाम करने वाला मर्द हो को नहीं सकता। ठीक है, आपने ना मर्द ही हो आप, ना मर्द। अरे औलाद पैदा करने से आदमी मर्द ना बने, औरत की इज्जत करने से मर्द बना जावे। जो ये बात थारी मासा ने बताई होती तो आज यूं मेरा और मेरा बापू का तमाशा ना बनाते आप। कोई और गंदगी बची हो दिमाग में तो वो भी बोल लो ना, तो ये जाओ यहाँ से। न जाने आज कहां से इतनी ताकत, इतना साहस आ गया था कम्मो में। आज जी भर के अपने मन की बात कह लेने के बाद वो अंदर अपने कमरे की ओर दौड़ गई। पीछे पीछे गहना भी माँ माँ करती कम्मो के पीछे दौड़ पड़ी। विष्णु निशब्द सा कुछ पल वहीं खड़ा रहा, फिर उठकर वहां से चल दिया। गांव के लोगों को तो फिलहाल बातें बनाने का नया मुद्दा मिल गया था। जितने मुंह उतनी बातें हो रही। कम्मो अपने कमरे में पहुंचकर फूट फूट कर रो रही थी। गहना कमरे के दरवाजे पर खड़ी माँ को बिखरता देख रही थी। यूं तो गहना ने कम्मो को अक्सर आंसू बहाते देखा था, लेकिन आज ऐसा लगता था जैसे दिल फट पड़ा हो उसका। कम्मो चीख चीख कर रोती जा रही थी, बीच बीच में अपना माथा पीटती, कभी अपना सिंदूर रगड़ रगड़ कर पूंछती।
जैसे विष्णु के लगाए दाग को मिटाने की कोशिश कर रही थी। वो कई घंटे तक वो यूं ही बदहवास सी रही। कुछ चेतना लौटी तो गांव वालों की नजरें याद आने लगी। गांव के लोगों की वो नजरें जैसे पीछा ही ना छोड़ती थी उसका। कैसे धोएगी इस दाग को? बार बार उसके मन में यही ख्याल आ रहा था। आधी रात बीतने को आई थी। कम्मो की आंखों में नींद तो जैसे कोसों दूर थी। आज उसने एक नजर गहना की तरफ देखा। रोते रोते उसकी आंख लग गई थी। गालों पर आंसुओं के कतरे अभी भी जमा थे। कम्मो कुछ पल एकटक गहना को देखती रही, फिर झुककर उसका माथा चूम लिया। जीवन के कमजोर पलों में जब कोई रास्ता नजर नहीं आता, जब हर और बस अंधकार ही अंधकार दिखाई देता है, जब जीना मरने से ज्यादा आसान लगने लगे, इंसान गलत दिशा में कदम बढ़ा लेता है। शायद आज वही कमजोर क्षण था। नहीं तो पत्थर जैसे कठोर हृदय वाली कम्मो, जो जीवन के इतने उतार चढ़ाव में ना टूटी, जिसने दरवाजे पर खड़ी मौत को खाली हाथ लौटा दिया था, आज वो मौत की गोद में समाने को यूं राजी ना हो जाती। तबाही मचाने वाली रात का स्थान एक शांत और शीतल सुबह ने ले लिया था। सवेरे ही मासा के दरवाजे पर एक खबर ने दस्तक दी थी। खबर जिसने एक पल में इस घर के भाग्य को पलट कर रख दिया था। घर की लक्ष्मी कम्मो हमेशा के लिए दुनिया को अलविदा कह गई थी, और उसके साथ इस घर के आंगन को अपने नन्हे नन्हे कदमों से नापती वो नन्ही परी गहना भी माँ के साथ अनंत यात्रा पर निकल गई थी। मासा के पांव में तो जैसे घर की खुशहाली लुट जाने की खबर सुनकर लकवा ही मार गया था। महीनों तक वो बेजान पत्थर बनी रही। उस दिन के बाद उन्होंने जो बिस्तर पकड़ा, महीनों तक वो उठ ही नहीं पाई। शायद कहीं न कहीं अपनी लक्ष्मी जैसी बहू को जीवन भर तांसने का गम छाती पर रखना अब उन्हें भारी लग रहा था। दिन रात ठाकुर जी का नाम लेकर वो अपने पापों को मिटाने का प्रयास कर रही थी। विष्णु, जिसने अपने हाथों से उस रात की पटकथा लिखी थी, गहना और कम्मो के जाने की खबर से निर्जीव पत्थर बन गया था। अंतिम विदाई देने को भी वो कम्मो के मायके न जा पाया। जाता भी किस मुंह से? उस दरवाजे पर जीवन में फिर कभी भी पांव रखने जितनी भी हिम्मत उसके भीतर ना बची थी। कम्मो और गहना के जाने के बाद इस हवेली की खैर खबर लेने वाला कोई न बचा था। विष्णु ने तो ऐसी सुध बुध खोई थी कि घर व्यापार किसी बात का उसे होश ही ना था। उस रात के तूफान ने इस घर की हर तख्त हर कील को उखाड़ फेंका था। अब अगर कुछ शेष था तो वो था उस तूफान के बाद की उजड़ी हुई निशानियां। एक के बाद एक कितने ही बरस बीत गए थे। न किसी को आना था न कोई आया। कितने सावन बीते इसकी गिनती भी ना थी किसी के पास। आज सुबह से ही तेज आंधियां चल रही थी। कभी बेटा बहू और पोतियों की आवाज से चहकता एक आंगन मरघट सा सन्नाटा अपने अंदर समेटे जाने किसका इंतजार कर रहा था। कई बार खांसते हुए उठकर किवाड़ बंद करने के बाद भी जब एक बार फिर से धपाक की आवाज के साथ किवाड़ों के खुलने की आवाज आई तो मासा बड़बड़ाती हुई फिर से उठ खड़ी हुई। छोटे छोटे कदम रखती आंगन तक पहुंची थी कि दो पल को लगा वो दिन में सपना देख रही है। एक 8-9 बरस के बालक को अपने आंगन में खड़ा देख मासा हक्की बक्की से रह गई थी। अरे कौन छोड़ गया इस छोटे से बालक को यहाँ? हाय कितना सुंदर है। मेरा विष्णु भी बिल्कुल ऐसा ही लगे था। ऐसा लग रहा बाल गोपाल मन ने मारे लड़े सर का बचपन दिखा रहे हैं। कोई है? मासा पुकारती हुई आंगन से बाहर झांकने लगी तो एक 22-23 साल की छोरी को देखकर ठिठक गई। तेरा छोरा है क्या ये? नहीं, मेरा भाई है। मेरी शादी नहीं हुई। किराए के लिए कमरा चाहिए था। किसी ने बताया आपका घर बिल्कुल खाली पड़ा है। इतनी बड़ी हवेली में कोई रहने वाला ना है तो आपके यहाँ पूछने चली आई। कौन है छोरी तू? यहाँ रहने आई है या हमारी जासूसी करने आए? न मन ना देना कोई कमरा बमरा, तो जा यहाँ से। अरे दादी सा, आपको दादी सा बुला सकती हो ना? लड़की ने बेफिक्री से पूछा। देखिए दादी साहब, मैं MBBS कर रही हूँ, मतलब डॉक्टरी तो समझती होंगी आप, वही कर रही हूँ। यूं तो मैं शहर में भी रह सकती हूँ, लेकिन मैं चाहती हूँ मैं यहाँ गांव में रहकर पढ़ाई पूरी करूँ। मेरी पढ़ाई पूरी होने के बाद मैं यही गांव के लोगों की सेवा करना चाहती हूँ, इसलिए उनके बीच रहकर उन्हें समझाना चाहती हूँ। छोरी बड़ी सरपट बातें बनावे तू तो। मैंने तो सच के डॉक्टर नहीं लगा है। चल तू तो हमारे गांव की भलाई के लिए सोच रही है तो मैं भी तने मना ना करूंगी। ठीक है, रह ले तुम्हारे घर में। अपना नाम तो बता दे छोरी।
और ये छोटे से बाल गोपाल का क्या नाम है? बड़ा खूबसूरत है ये तो। मेरा नाम गहना है दादी सा, और ये मेरा भाई गोपाल है। माँ गांव के मामा के यहाँ रहती है, यहाँ हम दोनों अकेले ही रहेंगे। क्या नाम बताया छोरी तूने? मासा ने आंखें बड़ी करके पूछा। गहना दादी सा। क्यों, मेरा नाम अच्छा नहीं लगा क्या? ना छोरी, ऐसे बात ना है। आंखों में आई नमी को छिपाते हुए मासा ने जवाब दिया। नाम तो तेरा बहुत अच्छा है, बस मुझे कुछ याद आ गया था। आप मेरा नाम सुनकर ज्यादा ही सीरियस हो गई। सब ठीक है ना? अरे हाँ छोरी, सब ठीक है। चल आजा, तुझे तेरा कमरा दिखा दूं। दादी सा, ये गुड़िया खिलौने सजे देखकर कमरा तो किसी बच्चे का लग रहा है। आपकी पोती कहाँ है का? कहीं नजर नहीं आ रही। कहाँ है वो? अरे पोती का था, मर गई वो। उसका नाम यहाँ कभी मत लेना। और दादी सा, आपकी बहू वो? अरे छोरी, तो डॉक्टर नहीं है या पुलिस वाली, कहा ना मैंने कोई बात ना करनी है उसके बारे में। चलो फिर ठीक है, ये सारे खिलौने में उठाकर बाहर फेंक देती हूँ, मेरे सामान के लिए जगह बन जाएगी। खबरदार जो एक भी सामान को हाथ लगाया। अच्छा ठीक है, जैसा आप कहो। वैसे दादी से ये पड़ोस वाला कमरा किसका है? वो क्या है ना कि मुझे 2 कमरों की जरूरत है। एक कमरे में मैं पढ़ाई करूंगी और एक कमरे में मेरा छोटा भाई गोपाल रहेगा। मैं नहीं चाहती मैं रात को पढ़ाई करूं तो इसकी नींद डिस्टर्ब हो। अच्छा ठीक है, तो दोनों ही कमरे ले ले। ये तो आपके बेटे का कमरा लग रहा है। रहने दीजिए, उन्हें दिक्कत होगी। अरे क्या दिक्कत होगी उसे? बहू के जाने के बाद उसने पैर भी ना रखा इस कमरे में। जो जैसा था आज तक वैसा पड़ा है। मैं बहू का सामान सब किनारे करवा देती हूँ, तो बाकी कमरा इस्तेमाल कर लेना। ये बाल गोपाल से घना स्नेह हो गया मैंने, ऐसा लगे उससे पुराना नाता है कोई। गोपाल ने बोल इस कमरे में वो रह लेगा। ठीक है दादी सा। गहना को आए कई दिन बीत गए थे। गहना और गोपाल के होने से घर में जैसे जान लौट आई थी। पूरे 10 साल बाद आंगन में चहल पहल सुनाई पड़ रही थी। दादी सा, आपके बेटे ऐसे उखड़े हुए से क्यों रहते? किसी से बात नहीं करते, आपकी तरफ भी नहीं देखते, बस हर समय छत पर बैठे रहते। ऐसे अकेले कैसे जी पाते हैं? किसी साथी की, किसी अपने की जरूरत तो सबको होती है। अरे बहुत खोया है उसने, उसके दिल को बहुत गहरी ठेस लगी है। तू ना समझेगी छोरी। और हाँ, ये आखिरी बार है, मैं तेने समझा रही हूँ, जासूसी करना छोड़ दे। पता नहीं क्या क्या उगलवा ले हुए हैं मेरे मुंह से। गहना अब सहज होकर घर में घूम लेती थी। लगभग 2 महीने बीत गए थे। एक दिन विष्णु के कमरे में रखी अलमारी खोलने पर उसे एक कागज मिला, जिसमें शायद विष्णु की मेडिकल हिस्ट्री लिखी हुई थी। ये कागज आपका ही है ना? आपको पता है इसमें गलत रिपोर्ट बनाई गई है। अरे नकली है ये रिपोर्ट। ये छोरी, मेरे घर में घुसकर मेरे सामान छूने की हिम्मत कैसे हुई तेरी? क्या पता है तुझे इस रिपोर्ट के बारे में? मैं एक डॉक्टर हूँ और दावे से कह सकती हूँ ये रिपोर्ट नकली है। ऐसे टेस्ट हमारे जिले में कोई लैब करती ना है। आज तक हम पेशेंट को जयपुर भेज रहे हैं, और आपकी 10 साल पुरानी रिपोर्ट, वो भी चौक बाजार के लैब में बन गई। अरे किसी ने धोखा किया है आपके साथ। उन दिनों मेरी तबीयत कुछ ठीक ना रहे थी, तो मेरी मासिक का छोरा मैंने लेकर गया था एक जांच केंद्र में। वहां खून की जांच कराई थी और फिर उन्होंने बताया कि मैं बाप को नहीं बच सकता। बहुत बड़ी साजिश रची है आपके साथ। अरे ये जांच खून से हो ही नहीं सकती। मतलब जानबूझकर मेरे कम्मों को कलंक लगाने के लिए? हे भगवान, क्या अनर्थ किया मैंने। अब मैं भी ना बचूंगा। जिस तूफान ने मेरे कम्मों और गहना को छीन लिया, मैं भी अपनी जान देकर प्रायश्चित करूंगा बस। आपको अपनी जान देने की कोई जरूरत ना है बापू सा। मेरी माँ से माफी मांग लोगे तो उसके दामन का कलंक मिट जाएगा। बापू सा मतलब तो? हाँ, मैं आपकी गहना हूँ, जिंदा हूँ, और मेरी माँ भी जिंदा है। अपनी माँ को बेगुनाह साबित करने के लिए मैंने डॉक्टर की पढ़ाई की और फिर यहाँ आ गई। तो वो छोरा, वो कौन है? तेरी माँ का दूसरा ब्याह करा दिया क्या? दादी सा, उस दिन बापू सा के इल्जाम के बाद माँ तो अपनी जान लेने के लिए फांसी के फंदे तक पहुंच गई थी, लेकिन फंदा गले में डालने से पहले ही वो चक्कर खाकर गिर गई। जब अस्पताल में जांच हुई तो पता चला वो गर्भवती थी। 3 महीने बीत चुके थे, इसलिए माँ ने आपके यहाँ खबर कराई कि वो और मैं मर गए।
और फिर जयपुर में जाकर कढ़ाई का काम करके उन्होंने मुझे पाला। और वही मेरा छोटा भाई गोपाल आया। ये आपका ही बेटा है बापू साहब, हम दोनों आपके ही हैं, लेकिन अब आप हमारे बापू नहीं है। विष्णु और दादी सा को अपने किए पर बहुत पछतावा हो रहा था। विष्णु और अम्मा सर पटक पटक कर अपने किए पर शर्मिंदगी जता रहे थे, लेकिन अतीत को बदल पाना संभव नहीं था। गलतफहमियों के बादल छट गए थे। लेकिन क्या कम्मो को माफ कर देना चाहिए विष्णु को? ये फैसला हम आप पर छोड़ते हैं। कहानी आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट में जरूर बताइएगा।